नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की अब स्क्रीनिंग होगी। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सभी कमिश्नर और कलेक्टर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि मुंबई से आने वालों जो यात्री हैं उन सबकी स्क्रीनिंग होगी। मध्य प्रदेश, दिल्ली से आने वाले यात्रियों की भी जांच होगी। सड़क और रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए हैं। तो अंतरराज्यीय एंट्री पॉइंट पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। तो महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर अंतरराज्यीय एंट्री पॉइंट पर व्यवस्था करने के निर्देश छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। तो बात कोरोना की ही करते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित स्टूडेंट भी छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा दे सकेंगे। कोविड पॉजिटिव छात्र को एक अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जहां पर शिक्षक पीपीई किट पहनकर एग्जाम ड्यूटी देंगे। साथ ही पॉजिटिव छात्र की कॉपी भी सैनिटाइज करके अलग से रखी जाएगी। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र में कोविड पॉजिटिव होने की ये सूचना जरूर देनी होगी। किसी बच्चे कोविड है तो उसको कम से कम एक दिन पहले तो परीक्षा केंद्र में सूचना देनी पड़ेगी कि मुझको कोविड है, और उस बच्चे को अलग से बैठा के अलग से परीक्षा ले जाए, और उस परीक्षा के लिए जो ड्यूटी करेगा टीचर, वो उस रूम में पीपी किट पहन करके जाए। तो कोरोना के बाद खिलाड़ियों की भी परेशानी बढ़ गई है। रायपुर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोरोना के 1 साल के बाद भी गेम शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। रायपुर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तीरंदाजी और वॉलीबॉल की यहां स्टूडेंट ज्यादा है। अब वॉलीबॉल भी खेला जाता है। फिलहाल खिलाड़ियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उनके जरिए थ्योरी की जानकारी तो दी ही जा रही है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं मिल पा रही। खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कि अनुमति मिलने के बाद वो मैदान में जा सकेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कोरबा में शहर का एकमात्र स्विमिंग पूल कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते पिछले 6 माह से बंद है, और 1 महीने बाद राजकोट में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को हिस्सा लेना है। नेशनल प्रतियोगिता की तिथि भी घोषित हो चुकी है, और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता को लेकर हो रही चर्चा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर नाराज होकर बीजेपी सदस्यों ने गर्भगृह से वहां पहुंचकर नारेबाजी की, धरने पर बैठ गए। गर्भगृह में प्रवेश करने पर सभी बीजेपी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है, और इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और इसे देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सदन का काम रोककर चर्चा कराने की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने भी बीजेपी के स्थगन प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार की ओर से विपक्ष के स्थगन पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरकार का पक्ष रखा। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य की पुलिस संवेदनशील है, ज्यादातर मामलों में त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी चिंता जताई, जिस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जीरम से बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एनआईए केस डायरी नहीं सौंप रही है। हमने केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की है। जी, कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने स्थगन दिया था। स्थगन पर चर्चा हो रही थी, और इसमें उसके बाद में जीरम तक का मामला उधर से आया, और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, हम प्रतीक्षा करेंगे। और इस विषय पर कल हमारे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल तय करेगी कि आगे हमारा रुख क्या होगा। कितना हुआ उसको, सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने वक्तव्य में कहा है बात,
लगभग 30 घटनाक्रमों का एक साथ जोड़ के उन्होंने स्थगन दिया। उसमें लगभग 26 प्रकरणों में तो हम लोग अपराधी को गिरफ्तार कर चुके हैं और लगभग 3 प्रकरण हैं जिसमें गिरफ्तारी शेष है, एक आत्महत्या का। और इधर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड के अर्जित मुनाफे और हानि को लेकर प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि 2019-20 और 20-21 में विद्युत वितरण कंपनी और विभाग की दूसरी कंपनियों ने कितना लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड करीब 1723 करोड़ 13 लाख के घाटे में है। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड 1 करोड़ 91 लाख के घाटे में है। बृजमोहन अग्रवाल ने एक प्रश्न में कैंपा मद में राज्य सरकार को 2019-20 में मिले राशि की जानकारी मांगी, जिस पर वन मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि 19-20 में केंद्र सरकार से 5,791 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में IAS, IPS और IFS के स्वीकृत पद और रिक्त पदों की जानकारी मांगी। साथ ही पूछा कि कितनों के खिलाफ जांच चल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखित उत्तर में बताया कि IAS के 193, IPS के 142 और IFS के 153 पद स्वीकृत हैं, जबकि 157 IAS, 110 IPS और 117 IFS कार्यरत हैं। 2 IAS, 4 IPS और 2 IFS अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। केंद्र सरकार के नए श्रम कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी का ट्रेड यूनियन विंग इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रहा है। देश के 4 मजदूर संगठन मिलकर इस आने वाले दिनों में 1 महीने तक देश के कारखानों को बंद रखने का ऐलान करेंगे और इस बैठक में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन भी शामिल हुए। इस बैठक में संजीव रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार की नई श्रम नीति से प्रदेश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का हित कुचल दिया जाएगा, जिसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। जी संजीवा रेड्डी ने छत्तीसगढ़ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक विवाद को भी विराम देते हुए साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है, लिहाजा उनकी ओर से नियुक्त संजय सिंह को ही इंटक का प्रदेश अध्यक्ष माना जाना चाहिए। बुनियादी तौर से नया लेबर कानून जो लेकर आना चाहते हैं, लेबर लॉस को, उसके ऊपर जो लेकर आ रहे हैं 5 करोड़ जो लेकर आना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ में हैं। अब अभी जो कानून लेकर आए हैं, जिंदगी भर मैं स्ट्राइक नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करेंगे, जहां के मेकाहारा के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव, डीएमई डीन, अस्पताल अधीक्षक और आईएमए सदस्यों के साथ बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। बैठक में मंत्री सिंहदेव ने जूनियर डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि जेल प्रहरी पर कार्रवाई में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही रायपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर समेत स्टाफ की सुरक्षा के लिए कमेटी बनेगी। स्वास्थ्य मंत्री की सहमति के बाद मेडिकल कॉलेज की डीन ने कमेटी बनाने की घोषणा की। कमेटी में हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, नर्स से लेकर डॉक्टर और डीन तक शामिल होंगे, जो कि किसी भी घटना की जांच कर सकेंगे। साथ ही कमेटी के सुझाव पर अमल किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को मेडिकल अस्पताल में कैदी को इलाज कराने के लिए जेल प्रहरी ने रेडियोलॉजी विभाग के टेक्नीशियन और जूनियर डॉक्टर को तमाचा जड़ दिया था। अभी जो हमारा निर्णय है कि अब जो जैसे आज की इमरजेंसी ड्यूटी तो ऑलरेडी चालू ही थी, तो अभी जो मैक्सिमम डिमांड्स हमारी फुलफिल हो गई हैं जो हमको चाहिए थी। तो सभी के जो डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष निकला है कि अब हम ड्यूटी से मतलब वापस ज्वाइन करेंगे और अपने स्ट्राइक को वापस ले लेंगे। यानी कि हम लोग की सिक्योरिटी का एक कमेटी बनाया जाए जो रिव्यू करता रहे बीच बीच में, ताकि चाहे क्लास 4 हो चाहे क्लास 1 हो, वो सब आप एक दूसरे को शेयर करें और अपने प्रॉब्लम को बताएं तो कुछ सॉल्व किया जा सके। और इधर सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला मरीज ने स्टाफ नर्स पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं स्टाफ नर्स ने भी मरीज की शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस से की है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दरअसल अंबिकापुर के ही एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली युवती को सांस लेने में तकलीफ हुई।
जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आरोप है कि ड्यूटी में मौजूद स्टाफ नर्स ने दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की। इधर स्टाफ नर्स ने भी इस मामले की शिकायत करते हुए मरीज पर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वो इलाज के दौरान काफी हिंसक हो गई थी और उसने खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। गलत प्रकार मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने लगी और बोलने लगी कि नहीं मतलब नाटक कर रही है, ये कर रही है करके हम लोग को परेशान करने आ जाते हैं। और इन लोगों को कुछ काम नहीं मिलता, हमको परेशान करने आ जाते हैं। फिर उन्होंने मेरे को मतलब बोला कि अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगी करके। फिर उन्होंने मेरे को बहुत गलत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से मारा। जिसको वो बोलते हैं तो सेल्फ अपने उसने खुद से अपने हाथ से वो की है, ऐसा मेरे को जानकारी मिली थी जो वहाँ की स्टाफ की, जो ड्यूटी में स्टाफ थी, क्योंकि वो स्टाफ जो थी वो इंचार्ज है वहाँ की और वो जिम्मेदार वो है। तो ऐसे शिकायत मिली है, शिकायत की जांच होगी और शिकायत हम जांच करवाएंगे, जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। ये शिकायत हम लोग को मिली है और ये शिकायत पीड़िता है उनकी तरफ से भी है और जो डॉक्टर स्टाफ है उनकी तरफ से भी शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों ने एक दूसरे के दिया हुआ है और हम इसमें भी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह की तलाश कर रहे थे लेकिन वो नहीं मिल पाया है और अब हम लोगों ने वो जो बगल में उनके दाएं बाएं जो भी एडमिट रहे होंगे उनसे उनके परिजनों का हम बयान ले रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करें। और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 274 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 224 मरीज डिस्चार्ज किए गए। बात छत्तीसगढ़ की करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 2977 है। अब तक 3809 मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक 3,04,647 मरीज छत्तीसगढ़ में ठीक भी हुए हैं और 3,11,433 अब तक संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिजली की टैरिफ तय करने के लिए जन सुनवाई की जा रही है। पहले दिन कृषि संबंधी कार्य, गैर घरेलू और घरेलू उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं में 2 लोग, गैर घरेलू और घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से सिर्फ एक शख्स ने अपने सुझाव दिए। बुधवार को समस्त उच्च दाब, निम्न दाब, उद्योग, स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियन को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी ने आयोग के पास नए साल की टैरिफ पिटीशन दाखिल की है, जिसमें इस साल करीब 2000 करोड़ रुपए का फायदा बताया गया है। साथ ही पिछले 2 सालों के करीब 6000 करोड़ रुपए के नुकसान को उस मुनाफे में एडजस्ट करने की अपील भी की है। इस पिटीशन पर जन सुनवाई के बाद आयोग नई टैरिफ दर तय करेगा। सूत्रों के मुताबिक विद्युत की दरें इस बार बढ़ाई जा सकती हैं, जिसका सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। पिटिशनर कंपनी ने टैरिफ बढ़ाने का डिमांड अपने पिटिशन में नहीं किया है, इसलिए किसी भी हालत में टैरिफ ना बढ़ाए। दूसरा, एग्रीकल्चर पर्पस से जो एनर्जी चार्ज है 4 रुपये 70 पैसे पर यूनिट, वो डोमेस्टिक से भी ज़्यादा है और किसान संकट में है तो उसको कम किया जाए। देखिए, सरकार अपने घोषणा पत्र में कायम रहे, किसी प्रकार से किसानों के घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में ना बढ़ोतरी की जाए, बल्कि उल्टा जो कंपनी है उसके स्थापना व्यय में सरकार कंट्रोल करे। और जिस तरीके से घटिया सामग्री वितरित की जा रही है, जो लगातार कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, ये सारे चीज़ों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी नुकसान को जनता के ऊपर ना लादा जाए, ये हमारी मांग है। आखिर ये जनता का पैसा जिस ढंग से बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए भी नियामक आयोग संज्ञान ले, सिर्फ दर बढ़ाने के लिए संज्ञान न ले। एक मुद्दा और है, जो ये कोरबा में इन्होंने अभी अपनी पावर प्लांट बेचा है, आखिर इनके एसेट पूरे छत्तीसगढ़ में तो हैं, इसको सड़ा के क्यों बेच रहे हैं? उनसे भी धनार्जन करें, पब्लिक से वसूली ना करें। और इधर बिलासपुर शहर में ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर निगम एक बार फिर करोड़ों खर्च करने की तैयारी में है। निगम ने इसके लिए 15वें वित्त से 14 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है, जिसे शहर की नाली, नालों और नहरों को दुरुस्त करने की योजना है। विपक्ष निगम के इस प्लान पर सवाल उठा रहा है। पूर्व महापौर ने कहा है कि निगम पहले की योजनाओं को ही अब तक पूरा नहीं कर पाई है, तो वहीं निगम सभापति ने कहा है कि पहले के गलत क्रियान्वयन के चलते ही शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा है। आरोप लगाना कांग्रेस का चरित्र बन गया। 2 वर्षों में नित्य नई योजनाओं का नाम देकर अखबारों में सुर्खियों बटोरने के लिए झूठी वाहवाही लूटने का
काम करने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। विपक्ष जो है नासमझ है। अभी जो 15 साल के अंदर जितने नाला नालियाँ बनाए थे उनका पोल इस समय खुल गया इस बारिश में। इस बारिश में जितना मकान डूबे, जितने जगह डूबे, कभी इतना डूबा नहीं है। हमें 15 वित्त आयोग के अंतर्गत 13 करोड़ रुपए की राशि बरसाती पानी के निकासी हेतु नाला निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ है और इसके लिए प्रस्ताव बनाकर हमें जल्दी से जल्दी शासन को भेजा जाना है ताकि उस राशि शीघ्र प्राप्त हो सके और उसका इसी बरसात के पहले उसको उपयोग किया जा सके। इधर ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। बस्तर के आसना गांव के सरपंच ने बताया कि 2 माह पहले फाइबर केबल बिछाने के साथ ही पंचायत भवन में मशीन तो लगा दी गई, लेकिन अब तक हाई स्पीड नेट की शुरुआत नहीं हो पाई। इधर अधिकारियों का दावा है कि पहले फेज में बस्तर जिले के तोकापाल और बस्तर ब्लॉक में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है, तो वहीं दूसरा फेज का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भारत नेट परियोजना के तहत बस्तर संभाग के बीजापुर से लेकर बलरामपुर, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक संचार क्रांति का विस्तार करने के लिए 800 किलोमीटर तक केबल लाइन के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया था। जो फर्स्ट फेज हो चुका है और सेकंड फेज ऑलरेडी वर्किंग में है, जिसमें क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत है वो सभी में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जो मीडियम है वो एक्चुअली हम लोग को जो गैप है उसको फुलफिल करेगा और आने वाले समय में जितने भी ग्राम पंचायत है वो सभी डिजिटलाइज हो जाएंगे। ये अपने को ग्राम पंचायत आसना में जैसा अपने को भी मान लो अधिकारी से, विधायक जी से, संसदीय सचिव जी से मिलने को जैसे जाना होता है तो हम यहीं से वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनके माध्यम से संपर्क कर सकेंगे और हमारी भी जो भी गांव की गतिविधि है वो हम बता सकें। और छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज 3री बटालियन अमलेश्वर में नशा मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। नई सुबह का नाम से कार्यक्रम था जिसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप दूसरों की जान के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं, चाहे नक्सल मोर्चा हो या फिर नागरिकों की सुरक्षा, हर जगह मुस्तैदी से जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी करते हैं। पुलिस बल में कर्तव्य पथ पर जान चली जाए तो ये हमारे जवानों के पराक्रम की निशानी है, लेकिन व्यसन से एक भी जवान की जान नहीं जानी चाहिए। इस अवसर पर डीजीपी ने व्यसन मुक्ति के लिए नई सुबह कार्यक्रम की शुरुआत और उसकी वेबसाइट की भी शुरुआत की है। पुलिस कर्मियों को व्यसन से दूर करने के लिए नई सुबह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें राज्य के सभी ऐसे जवानों को बुलाया गया है जो अलग अलग प्रकार के व्यसनों से ग्रसित हैं। इनके लिए 30 जवानों का एक बैच बनाकर 15 दिन का विशेष कैंप आयोजित कर काउंसलिंग की जाएगी। इसके साथ ही योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी आदि के जरिए व्यसनों से दूर करने की कोशिश होगी। हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को सभी व्यसनों से मुक्त करेंगे। उनके लिए हम एक विशेष कोर्स चला रहे हैं और करीब 15 दिन का ये कोर्स है और विश्वसनीय और मजबूत पुलिस की दिशा में उनके परिवारों को और हमारे जवानों को सभी व्यसनों से मुक्त करके सुखी समृद्ध परिवार की दिशा में बढ़ाने का ये कदम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।